वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री क्लासेस। सभी मित्रों का केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। ये विज्ञान का हमारा एक वीडियो है जो कंपटीशन क्लासेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए इसको पढ़ते हैं। इसमें हमने रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लिए हुए हैं। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें पहले क्वेश्चन पर लिखा हुआ है कि एलपीजी के मुख्य अवयव ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये ब्यूटेन नहीं होना चाहिए, ब्यूटेन की जगह प्रोपेन होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि एलपीजी के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं तो उसमें यही कहेंगे प्रोपेन और आइसोब्यूटेन है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो प्रोपेन और आइसोब्यूटेन है। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें होती हैं? तो प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन और एथेन होती हैं, इनकी अधिकता होती है। इसके अलावा प्रोपेन और ब्यूटेन भी पाई जाती हैं। ये जो घरों में भोजन पकाने के लिए घरों में जो प्रयोग होने वाले गीज़र होते हैं, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट में ईंधन के रूप में कौन कौन सी चीज़ें प्रयुक्त होती हैं? तो रॉकेट में ईंधन के रूप में एक तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन प्रयुक्त होता है। इसके अलावा जो वायुयान है इसमें ईथर भी प्रयुक्त होता है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल से लगी हुई आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है। यानी पेट्रोल की आग जल से नहीं बुझती है, क्योंकि जल और पेट्रोल अमिश्रणीय होते हैं और पेट्रोल ऊपरी सतह पर आ जाता है इसलिए जलता रहता है। और इसलिए पेट्रोल से जो आग लग जाती है उसको बुझाने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जा सकता है। कुछ गैसें प्रयुक्त होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और भी हैं, क्लोरीन का उपयोग किया जा सकता है। तो ये सब गैसें हैं, इनका उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक और अच्छी बात बताई कि पेट्रोल से जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए विभिन्न प्रकार की गैस होती हैं, फॉर्म्स, झाग आता है एक, तो उस झाग का उपयोग किया जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व रहता है। बाहर की ऑक्सीजन अंदर नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण पेट्रोल में लगी हुई आग बुझ जाती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रेयान को पहले क्या कहते थे? तो रेयान का जो नाम है उसको कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। रेयान एक धागा है और एक बहुलक होता है ये, तो और इसको पहले कृत्रिम सिल्क कहते हैं। फिर है, रेयान एक पॉलीसैकराइड है। रेयान क्या है? एक तरीके का पॉलीसैकराइड है। और इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पॉलीथीन क्या है? तो पॉलीथीन एक पॉलीमर बहुलक है। पॉलीमर बहुलक का मतलब बहुत से अणुओं से मिलकर बना है, जिसका मोनोमर एथिलीन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, एथिलीन का सूत्र क्या है? तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये एथिलीन का सूत्र है। और अगर इसको हम ब्रैकेट में करके बहुत सारे अणु लगा देते हैं तो ये पॉलीथीन हो जाता है। एथिलीन का हमारा सूत्र यहाँ पे क्या लिखा है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये हो गया एथिलीन का सूत्र। अब अगर हम पॉलीथीन का सूत्र बताना चाहें तो CH2, ये हमारा जो CH2 है इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे, डबल बॉन्ड तोड़ देंगे। और ये डबल बॉन्ड हमने तोड़ दिया था, क्या हमने बताया? CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, इधर भी सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। और चाहे बॉन्ड को हम बड़ा कर दें या ब्रैकेट के बाद भी बॉन्ड लगा देते हैं और नीचे सफिक्स में होल एन लिख देते हैं, ये हमारा फार्मूला हो जाता है पॉलीथीन का। तो एथिलीन जो है एक मोनोमर है, एथिलीन का सूत्र CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। और जो पॉलीथीन का है, ये हमने फार्मूला लिखा हुआ है पॉलीथीन का, ये सूत्र पॉलीथीन का है। अच्छा, इसके बाद आता है बहुलक या पॉलीमर बहुत अधिक मात्रा वाला कार्बनिक यौगिक होता है। भाई बहुलक का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत से अणु जुड़े हों। तो जिसमें बहुत से अणु होंगे वो अधिक अणु वाला कार्बनिक यौगिक होगा।
बहुलक का मतलब जिसमें बहुत अधिक कार्बनिक यौगिक जुड़े होते हैं वो बहुलक हो जाता है। अभी हमने पॉलीथीन बताया था, टेफ्लॉन है, और आपके जितने भी धागे हैं, नायलॉन है और रेयान है, ये सब क्या हैं, बहुलक होते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत जीवभार है। तो जीवभार क्या होता है, ये सब हाइड्रोकार्बन होते हैं। और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, ये सब हाइड्रोकार्बन होते हैं। आप कोई भी गैस ले लीजिए, मेथेन, हमने मेथेन का सूत्र लिखा CH4, एथेन लिख देते हैं C2H6। अब एल्कोहल लिख दें, तो जिसमें कार्बन मिले, जिसमें C मिल जाए, H मिल जाए, कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, ये सब हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है टेरिलीन। टेरिलीन क्या है, तो टेरिलीन एक रेशा है, एक ज्वलनशील रेशा है, फाइबर है। टेरिलीन धागा होता है, टेरिलीन कपड़ा होता है। तो ये क्या है, ये भी एक बहुलक है और ये एक ज्वलनशील फाइबर है, जलता है ये। अगला क्वेश्चन है वाणिज्य में कृत्रिम रेशे को टेरिलीन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर भी यही बताया गया, कृत्रिम रेशा मानव द्वारा निर्मित धागा है और इसको हम क्या कह देते हैं, टेरिलीन कह देते हैं। तो टेरिलीन एक तरीके का बहुलक हो गया। अगला क्वेश्चन है 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। एक तरीके से ये जीके का भी क्वेश्चन है और रसायन विज्ञान से भी रिलेटेड है, क्योंकि जब परमाणु बम का नाम आता है तो ये रसायन विज्ञान से संबंधित हो जाता है। और अगर इतिहास की दृष्टि से देखें तो जापान के किस शहर पर गिराया गया था, तो हिरोशिमा पर। किस तारीख में गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को। तो जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एक परमाणु बम गिराया था और जिसका नाम था लिटिल बॉय। ये एक नाम है इसका। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं परमाणु बम होता क्या है। तो परमाणु बम यूरेनियम से मिलकर बनता है और ये नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित होता है। यूरेनियम का सूत्र U होता है और इस यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, यूरेनियम का सूत्र हमने क्या बताया, U होता है और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, U होता है। और यूरेनियम का परमाणु क्रमांक क्या बताया हमने, 92। यूरेनियम का सिंबल U है, परमाणु क्रमांक 92 और परमाणु भार इसका 235 होता है और कहीं कहीं पर इसका परमाणु भार 238 भी लिखते हैं। तो ये जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है, यानी जब किसी यूरेनियम पर न्यूट्रॉन अटैक करते हैं तो विस्फोट हो जाता है और यूरेनियम, बेरियम और क्रिप्टॉन के नाभिकों में टूट जाता है। अगला है कि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि इनमें कैडमियम और लेड अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। अब ये चॉकलेट हमारे शरीर के लिए हानिकारक क्यों है, क्योंकि इसमें एक तत्व कैडमियम होता है और दूसरा तत्व लेड यानी सीसा होता है। ये तत्व जब मानव शरीर में जाते हैं तो इन्फेक्शन, एलर्जी उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो प्रत्येक परमाणु में अंतर्निहित होती है। प्रत्येक परमाणुओं में कौन सी ऊर्जा निहित होती है, नाभिकीय ऊर्जा निहित होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, सभी मौजूदा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में विखंडन का प्रयोग किया जाता है। जो भी हमारे नाभिकीय संयंत्र हैं ऊर्जा के, उन नाभिकीय संयंत्रों में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, विखंडन का प्रयोग किया जाता है। यानी नाभिक का विखंडन करने से हमें नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त ईंधन यूरेनियम है। अच्छा, अपने यहाँ यूरेनियम का जो भंडार है वो ललितपुर में पाया जाता है और अपने यहाँ यूरेनियम कम पाया जाता है, कोयले से ज़्यादा विद्युत उत्पन्न की जाती है। लेकिन यूरेनियम जो होता है ये विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में, परमाणु नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने में परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त होता है। ठीक है, परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त होता है। इसके अलावा परमाणु बम भी यूरेनियम से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है
परमाणु रिएक्टर के अंदर यूरेनियम का कार्य क्या होता है? तो यूरेनियम जो है परमाणु नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा विखंडित किए जाते हैं। एक होती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और एक अनियंत्रित। अनियंत्रित का मतलब जो स्वतः हो जाती है और नियंत्रित का मतलब होता है जो मानव की इच्छाओं से क्रियाएं होती हैं वो नियंत्रित हैं, किसी विधि द्वारा उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो जो यूरेनियम होता है, इस यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी करा देते हैं जिसके कारण विस्फोट हो जाता है और जो यूरेनियम है ये 3 पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है और ये प्रक्रम चलता रहता है। एक बार विस्फोट कर देते हैं परमाणु बम में तो ये विस्फोट काफ़ी दिनों तक चलता रहता है जब तक यूरेनियम का एक एक कण नष्ट नहीं हो जाता है। ये परमाणु बम था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा चल रहा है ये क्या चल रहा है, यूरेनियम का उपयोग किस श्रृंखला में किया जाता है? तो यूरेनियम का उपयोग नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मंदक क्या होता है? तो मंदक का जो मुख्य कार्य है न्यूट्रॉनों की गति को नियंत्रित करना है। मंदक क्या होते हैं? जो न्यूट्रॉनों की गति को कंट्रोल करते हैं वो मंदक कहलाते हैं। अब इस पे अगला क्वेश्चन हमारा है भारी जल क्या है? तो भारी जल का यहाँ पे सूत्र दिया गया है। भारी जल, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका सूत्र D2O होता है और ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग मंदक के रूप में भी किया जाता है। ये नहीं, ये सारे मंदक हैं। यहाँ पे तो पहले हमने एक फार्मूला बताया कि भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O। साधारण जल का सूत्र क्या होता है, H2O और भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O। तो पहले तो ये फार्मूले बताए। इसके बाद में हमने बताया कि एक तो भारी जल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बेरिलियम हो गया, यानी बेरिलियम के ऑक्साइड जो हैं ये सब किस रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं? ये सब मंदक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें भारी जल जो है ये सबसे अच्छा मंदक माना जाता है। भारी जल किस तरीके का मंदक है? एक सर्वोत्तम मंदक माना गया है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता की खोज कब की गई थी? प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता, अब यह इसकी खोज 1896 ईस्वी में किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने की थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है हेनरी बेकुरल कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जो हेनरी बेकुरल थे ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी थे और फ्रांस के रहने वाले साइंटिस्ट कौन थे? हेनरी बेकुरल। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें रेडियो एक्टिविता क्या है? तो आइए पहले इसको भी समझ लेते हैं, रेडियो एक्टिविता क्या है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने आप अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वतः अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। ऐसे पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं और इस घटना को हम रेडियो एक्टिविता कह देते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविता क्या है, कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अपने आप अल्फा, बीटा, गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं और इस घटना को हम रेडियो एक्टिविता कहते हैं और ऐसे पदार्थों को हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए कि रेडियो एक्टिविता की खोज कब हुई थी तो सन 1896 ईस्वी में हुई थी। अब इसके बाद में भी हम परमाणु बम पढ़ रहे थे, अब थोड़ा यहाँ पर हम हाइड्रोजन बम से संबंधित है। एक क्वेश्चन आता है, सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस अभिक्रिया के द्वारा होता है? या हम इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सूर्य की अपार ऊर्जा का कारण क्या है? तो सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन जो है, नाभिकीय संलयन की क्रियाएं निरंतर होती रहती हैं और जिसके कारण सूर्य का जो ताप है बहुत अधिक होता है। सूर्य का ताप होता कितना है? लगभग 15,000 करोड़ डिग्री सेल्सियस माना गया है। 15,000 करोड़ डिग्री सेल्सियस माना गया। उसका मेन कारण क्या है कि सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की क्रियाएं निरंतर होती रहती हैं जो सूर्य के अंदर अपार ऊर्जा को एकत्रित कर देती हैं और इसका जो मेन कारण है नाभिकीय संलयन की क्रियाओं का होना है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो ये हमारा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम, इसका आविष्कार किसने किया था? तो एक साइंटिस्ट हुए थे एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि क्या है कार्बन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कार्बन का प्रयोग, कार्बन 14 का प्रयोग पुरातत्वीय महत्व की अति प्राचीन वस्तुओं के
तिथि के निर्धारण में होता है। यानी कार्बन 14 जो है, इससे हम पुरानी से पुरानी वस्तुओं की आयु निकाल सकते हैं और इस प्रक्रिया को कार्बन डेटिंग कहते हैं। यानी कार्बन 14 का उपयोग कार्बन डेटिंग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिया सलाई की नोक में कौन सा फास्फोरस लगा होता है? फास्फोरस कई होते हैं, एक सफ़ेद फास्फोरस, एक लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस। तो जो दिया सलाई की नोक है उसमें लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। अच्छा, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि मुख्य रूप से उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो उर्वरक हैं इनके 3 प्रकार होते हैं। आपने कभी कभी सुना होगा NPK, ये खाद आती है NPK। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये मुख्य घटक हैं। तो मुख्य रूप से 3 ही उर्वरक यूज होते हैं जिनको NPK कहते हैं, और नाइट्रोजन, फास्फेट और ये पोटास। N से नाइट्रोजन, P से फास्फेट कह लीजिए, और फास्फोरस कह लीजिए, और K से पोटास कह लेते हैं। अब आई बात, ये जो पोटास उर्वरक मिलता कहाँ से? अभी हमने क्या बताया, K को पोटास कहते हैं और पोटास को पोटेशियम भी कहते हैं। पोटास उर्वरक पोटेशियम से प्राप्त होता है। अगला है, ये एक प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, जैसे किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में किया जाता है। ठीक है, प्लास्टर करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सांचे भी बनाए जाते हैं, मॉडल बनाए जाते हैं, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, खिलौने बनाए जाते हैं। ये सब प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग हैं। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या, ये कैल्शियम सल्फेट और जल का मिश्रण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में मुख्य रूप से कैल्शियम सल्फेट होता है और जल होता है। इसके बाद एक हमारा ये pH पैमाना पूछ रहा है। इस पे हमने एक वीडियो बनाया था जो पिछले करीब 1-1.5 महीना पहले हमने अपलोड किया है। तो भैया वो pH मान ज्ञात करने का एक वीडियो आप लोग देख लेंगे। और वैसे भी यहाँ पे फिर समझा देते हैं pH मान होता क्या है। तो pH मान क्या है? एक स्केल है, एक कोई लाइन है, और इस लाइन पे हम करते क्या हैं, 0 से लगा करके 14 तक की संख्याएं अंकित कर देते हैं, और बीच में एक संख्या हम 7 ले लेते हैं। यदि किसी विलयन का pH मान 7 होता है तो विलयन उदासीन होता है, 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, और 7 से ज़्यादा है तो बेसिक होता है, क्षारीय होता है। तो ये pH मान हो गया। pH मान है क्या? pH मान, जिसमें pH पैमाना वो पैमाना है जिसमें 0 से 14 तक अंक दिए होते हैं। अच्छा, अभी इन्होंने ये बताया कि जिस विलयन का pH मान 7 से कम होता है उसे अम्ल कहते हैं। कोई भी विलयन है अगर उसका pH मान 7 से कम है तो अम्लीय प्रकृति का होगा, और यदि किसी विलयन का pH मान 7 से अधिक है तो वो क्षारीय प्रकृति का होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ से हमारी बहुविकल्पी क्वेश्चन की श्रृंखला शुरू होने वाली है। तो जो बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, और जिससे अधिक से अधिक वीडियो और अपलोड करते रहेंगे हम। और इसके साथ साथ में वीडियो को शेयर भी करते रहें जिससे आपके मित्रों को भी थोड़ा इससे लाभ मिल जाए। तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हमने एक श्रृंखला यहाँ पे लगाई है। अब क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं ज़रा। वह आपको इसमें से ऑप्शन बताना है जो मिश्रण नहीं है। ठीक है, जो इसमें मिश्रण नहीं है उस ऑप्शन को चुनना है। तो वायु क्या है? वायु एक संगठन है, मिश्रण है। ये विभिन्न सारी गैसें होती हैं। गैसोलीन में बहुत सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके बाद में एलपीजी भी मिश्रण है। अभी हमने आपको बताया था कि एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती है। अब इसमें आसुत जल इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आसुत जल क्या है, ये मिश्रण नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जल का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आजकल ज़्यादातर कंपटीशन में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है। बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें वर्षा का जल हो जाएगा। ये वर्षा का जल जो होता है ये सबसे शुद्ध रूप होता है। और अगर वर्षा का जल ऑप्शन में न दिया हो तब फिर हम आसुत जल कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको वर्षा का जल मिलता है तो नंबर 1 पे वही सही करेंगे। तो जल का सबसे शुद्धतम रूप क्या हो गया? वर्षा का जल। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है?
भारी जल यानी हैवी वाटर से क्या अभिप्राय है। तो ये जो भारी जल होता है मतलब जिसका घनत्व अधिक होता है, वह जल जिसका घनत्व अधिक होता है उसे भारी जल कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एल्कोहल जल मिश्रण से जल अलग किया जा सकता है। यानी किसी मिश्रण में अल्कोहल भी मिला हुआ है, जल भी मिला हुआ है, तो क्या वहाँ से हम जल को अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और उसकी कौन सी विधि है? आसवन विधि है। तो इसमें आसवन विधि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आसवन विधि, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को कहते क्या हैं? ओजोनन प्रक्रिया, ओजोनन प्रक्रिया ये आपका क्वेश्चन नंबर 39 है। एक विसंक्रमण प्रक्रिया के अंतर्गत ओजोनन की प्रक्रिया आती है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को विसंक्रमण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग बताइए। जल के शोधन में हम कभी कभी चारकोल का उपयोग कर लेते हैं, कभी कभी फिटकरी का उपयोग कर लेते हैं। तो जो चारकोल का उपयोग है ये पूछ रहा है किस रूप में होता है। तो चारकोल करता क्या है, उसमें अशुद्धियों को अधिशोषित कर लेता है। अधिशोषक है, ये अधिशोषक का कार्य करेगा, अधिशोषक का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है। यानी डिटर्जेंट जो होता है ये किसका संगठन होता है। तो इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फोनेट होते हैं। तो कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए जो डिटर्जेंट प्रयुक्त होता है ये मुख्य रूप से सल्फोनेट होते हैं इसमें। और ये इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो अपमार्जक यानी डिटर्जेंट है, इसके पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं। यानी इसका जो ये सतह को साफ करता है तो इसका सिद्धांत क्या है। तो ये पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज एक प्रकार का है क्या। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और 6 कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्सोज। ग्लूकोज का फार्मूला सभी बच्चे जानते हैं, C6H12 और फिर O6, C6H12O6। ये किस चीज़ का फार्मूला है, ग्लूकोज का फार्मूला। इसमें कार्बन कितने हैं, 6, C6 दिया गया। तो 6 कार्बन को क्या कहेंगे, हेक्सोज। 6 कार्बन को हम क्या कहेंगे, हेक्सोज कहेंगे। तो इसका भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, खूब पूछा गया है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि शुष्क बर्फ क्या है। तो लोग जल से अनुमान लगाने लगते हैं, लेकिन शुष्क जो बर्फ होता है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड का ही ठोस रूप माना जाता है। तो इसका भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त करते हैं। आग को बुझाने के लिए क्या प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन हो जाएगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाए आग बुझ जाएगी। तो फिर आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कर लेते हैं। और वैसे पेट्रोलियम में फाग होता है, उसका उपयोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है। भाई चूना क्या है, ये कैल्शियम का ही ऑक्साइड होता है। कैल्शियम के ऑक्साइड को कली चूना कहते हैं। कली चूने का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका सूत्र होता है CaO। और बुझा चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये बुझा चूना होता है। अब पूछा क्या गया है, चूने का पानी मुख्य रूप से क्या होता है। तो ये चूने का पानी होगा क्या, कली चूने में पानी आप मिला दीजिए तो चूने का पानी हो जाता है। तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। कली चूना क्या है, CaO। इसमें आप जल मिला दीजिएगा, वाटर ऐड कर देंगे। तो जब CaO में जल मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। अब ये जो CaOH होल ट्वाइस बना, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है।
तो ऑप्शन में देख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका पहला वाला दिया गया है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो वनस्पति तेलों का जब हम हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो वनस्पति घी बनता है, और इसमें हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2 ये सूत्र होता है ब्लीचिंग पाउडर का। तो अगर हम सूत्र की बात करते हैं तो CaOCl2 है, तो इसको हम क्या कह देंगे, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका सही आंसर है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब बात ये आती है कि जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो हाइपो हो जाता है, और अगर हमने CaOCl2 बताया था तो इसका एक और भी तरीका है, इसको हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, CaOCl का होल Cl। CaOCl का होल Cl जब Cl की गुणा हो जाती है तो ये CaOCl2 हो जाता है। अब यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, चाहे ऐसे देख लें, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका नाम हो जाएगा, या ऐसे भी हम कह सकते हैं, सूत्र अभी क्या बताया था, CaOCl2। बात एक ही है, चाहे हम CaOCl2 कह लें, चाहे CaOCl का होल Cl कह लें, ये आपका कैल्शियम हो गया, ये हाइपो हो गया, और ये क्लोराइड हो गया। कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, ऑक्सो हाइपो एक ही चीज़ है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है। तो ये जो 49 क्वेश्चन है, पेट्रोल की गुणवत्ता हमेशा ऑक्टेन संख्या से निरूपित की जाती है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा LPG का प्रमुख घटक है। तो LPG का जो प्रमुख घटक है प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, और इसमें जब दोनों क्वेश्चन दे दिए गए हैं तो हम ब्यूटेन भी कर सकते हैं, प्रोपेन भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ब्यूटेन ज़्यादा होती है, प्रोपेन कम होती है, और प्रोपेन के साथ में आइसोब्यूटेन होता है, तो ये ब्यूटेन आप आंसर सही कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद में ये विवादित क्वेश्चन है थोड़ा सा, प्रोपेन ब्यूटेन दोनों नहीं देने चाहिए थे, एक देना चाहिए। और अगला है, पेप्टाइड प्राकृतिक गैस PNG का प्रयोग किस में किया जाता है। पेप्टाइड जो गैस होती है इनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसके लिए इसका ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, भोजन पकाने में किया जाता है। तो ये हमारी जो साइंस की श्रृंखला थी, विज्ञान की श्रृंखला थी, वो ये उसका तीसरा वीडियो है, और इसका अगला वीडियो बहुत जल्दी हम अपलोड कर देंगे। तब तक जो बच्चे हमारे इस वीडियो को लाइक न किए हों, लाइक कर दें, और अपने मित्रों के पास शेयर ज़रूर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके।